हेलो दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं, अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर ही जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने बात करी थी कि जो सिंपल स्टमक होता है उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है और जो कंपाउंड स्टमक होता है उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो एक बार इसको आप देखिएगा। जो सिंपल स्टमक था वो देखने को मिला था नॉन रूमिनेंट्स में। वहीं जो कंपाउंड स्टमक था वो देखने को मिला था रूमिनेंट्स में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड स्टमक का पाया जाना रूमिनेंट्स का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसी के अंदर ही अगर बात करें तो जो सिंपल स्टमक है वो होता है सिंगल चैम्बर्ड। वहीं अगर जो कंपाउंड स्टमक है उसके अंदर अपने को 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एबोमेजम। इन चारों में से शुरुआती जो 3 चैम्बर होते हैं, रूमन, रेटिकुलम और ओमेजम, ये बनाते हैं फोर स्टमक। इसकी स्पेलिंग देखिएगा FORE, फोर स्टमक। यानी कि स्टमक के शुरुआती भाग जो होता है उसको बोला जाता है फोर स्टमक। देन जो ट्रू स्टमक होता है वो होता है एबोमेजम, यानी कि जिसमें भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होंगी उसको नाम दिया जाता है कि भाई ये ट्रू स्टमक है। तो जो ट्रू स्टमक होता है कंपाउंड स्टमक के केस में वो होता है एबोमेजम। ये तो पिछले लेक्चर की बात थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो रूमिनेंट्स का स्टमक होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे मोटिलिटी की, यानी कि जो रूमन और रेटिकुलम की मोटिलिटी होती है उसमें कौन कौन से साइकिल होते हैं और वो किस किस तरह से मैनेज होती है। ये रहेगा आज के लेक्चर का शेड्यूल, डेवलपमेंट ऑफ रूमिनेंट स्टमक। उसके बाद अपन बात करेंगे मोटिलिटी ऑफ रूमिनेंट रेटिकुलम। जो डेवलपमेंट होता है रूमिनेंट के स्टमक का वो 4 फेजेस के अंदर होता है। उसके बाद अपन मोटिलिटी पाएंगे। इसके अगेन 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी मोटिलिटी एंड सेकेंडरी मोटिलिटी। देखिएगा आप, स्टार्ट करते हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ रूमिनेंट स्टमक। देखिएगा डेवलपमेंट ऑफ रूमिनेंट स्टमक। अगर रूमिनेंट्स के स्टमक के डेवलपमेंट की बात करें तो होता है ये 4 फेजेस में कंप्लीट। नाम कुछ इस तरह से हैं: द न्यूबॉर्न फेज, देन आती है द प्री रूमिएंट फेज, उसके बाद आती है ट्रांजिशनल फेज, और जो लास्ट में आएगी वो होती है प्री विनिंग एंड पोस्ट विनिंग फेज। प्री विनिंग एंड पोस्ट विनिंग फेज। ये देखिएगा, द न्यूबॉर्न फेज जो होती है वो होती है जब बर्थ होगी, यानी कि बर्थ टू 24 आवर तक रहेगी। उसके बाद जो प्री रूमिएंट फेज होती है उसका पीरियड होता है 1 वीक टू 3 वीक। देन जो ट्रांजिशनल फेज होती है उसका ड्यूरेशन रहेगा 3 वीक टू 8 वीक। उसके बाद जो फर्दर स्टेज आएगी वो रहती है 8 वीक से 8 वीक टू अडल्ट स्टेज तक, वो आएगी प्री विनिंग एंड पोस्ट विनिंग फेज। ये 4 फेज आती हैं रूमिनेंट की जो स्टमक होता है उसके डेवलपमेंट के दौरान: द न्यूबॉर्न फेज, द प्री रूमिएंट फेज, द ट्रांजिशनल फेज एंड प्री विनिंग एंड पोस्ट विनिंग फेज। अब अपन एक एक की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं द न्यूबॉर्न फेज से।
तो सबसे पहले अपन देखेंगे द न्यूबॉर्न फेज, उसके बाद अपन देखेंगे द प्री रूमिनेंट फेज, देन अपन देखेंगे ट्रांजिशनल फेज, और लास्ट में अपन देखेंगे प्री वीनिंग एंड पोस्ट वीनिंग फेज। सो देखिएगा इसको आप। नंबर 1, द न्यूबॉर्न फेज। टाइम आपको पता है, बट बर्थ से लेके 24 आवर तक इसका टाइम पीरियड रहता है। इस फेज के अंदर अभी जो भी एनिमल है उसका जन्म हुआ है, यानी कि अभी अभी वो पैदा हुआ है, मदर का अभी अभी पार्चुरेशन हुआ है इस चीज के अंदर। तो इस स्टेज के अंदर ना तो वो फीड लेगा कोई भी, ना ही एक अच्छे अमाउंट के अंदर वो मिल्क लेगा। स्टार्टिंग के दौरान में वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉम का फीड करेगा। तो उस बेस पे अपन बात करते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट तो अपन ये लिख सकते हैं कि देयर इज नो रूमन एंड रेटिकुलम डेवलपमेंट। रेटिकुलम डेवलपमेंट नहीं होता है। जो फोर स्टोमक होता है, फोर स्टोमक की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर पार्ट आते हैं रूमन, रेटिकुलम एंड ओमेजम। ये भाग बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल, यानी कि 39% होता है कंप्लीट स्टोमक का। एक बात ये है, अब अगर रूमन रेटिकुलम की जरूरत ही नहीं है, उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है उस टाइम पर, तो ना कोई माइक्रोब्स मिलेंगे, माइक्रोब्स और कोई भी अदर सीक्रेशन भी नहीं मिलेगा। अदर सीक्रेशन के अंदर यानी कि जैसे कि आप जानते हैं, रूमन रेटिकुलम ओमेजम को पास करने के बाद जब फीड एबोमेजम में जाएगा तो उस टाइम पर सीक्रेशन होता है एसिड्स का और पेप्सिनोजन वगैरह वेरियस जो भी एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनका सीक्रेशन होता है। तो इस केस में तो कुछ बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा, तो ना ही यहाँ पर कोई माइक्रोब्स मिलेंगे रूमन के अंदर, ना ही एबोमेजम के अंदर कोई भी एंजाइम शो होंगे आपको। जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इनका भी कोई डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये एबोमेजम में जाएंगे और उसे डायरेक्ट पास कर दिए जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये आप याद में रखें, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स जो भी होते हैं, कोलेस्ट्रम लेगा, कोलेस्ट्रम जो काफ है कोलेस्ट्रम फीड करेगा, कोलेस्ट्रम जाएगा गट के थ्रू, देन हो जाएगा एबोमेजम में। लेकिन एबोमेजम के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, बिना डाइजेस्ट होके वो का वो कोलेस्ट्रम सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो ये पॉइंट्स थे याद रखने लायक द न्यूबॉर्न फेज के अंदर, यानी कि अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, काफ पैदा हुआ है, तो उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रोमन और रेटिकुलम जो होती है उसका डेवलपमेंट होगा जैसा जैसा हम फीड देंगे उस हिसाब से। तो अभी अपन ने कोई फीड नहीं दिया, ना ही एक अच्छी खासी अमाउंट में अपन ने उसको मिल्क दिया है, तो कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही रोमन का, ना ही रेटिकुलम का। फोर स्टोमक का कोई डेवलपमेंट नहीं है, देन वही बात है, रोमन रेटिकुलम ओमेजम का कोई डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए इनका साइज छोटा है इस टाइम पर। 39% बनाते हैं कंप्लीट स्टोमक का। देन कोई माइक्रोब्स नहीं मिलेंगे रोमन के अंदर, क्योंकि कोई भी फीड अपन ने नहीं दिया है जिसका फर्मेंटेशन हो। देन कोई सीक्रेशन नहीं मिलेगा एबोमेजम के अंदर, ना ही पेप्सिनोजन का मिलेगा, ना ही किसी एसिड का सीक्रेशन मिलेगा। जो कोलेस्ट्रम वो फीड करेगा वो सीधा का सीधा एबोमेजम से होकर बिना डाइजेस्ट हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स थे याद रखने के द न्यूबॉर्न फेज के अंदर। देन अपन आगे चलते हैं और अगली फेज स्टार्ट करते हैं, जो कि है द प्री रूमिएंट फेज। इसको देखिएगा, द रूमिएंट फेज, प्री रूमिएंट फेज। नंबर 2, द प्री रूमिएंट फेज। अब ये आप जानते हैं, इसके अंदर जो भी काफ है वो मिल्क लेना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये जो स्टेज थी वो थी 1 से लेकर 3 वीक तक की स्टेज।
तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल फीड आएगा उसके अंदर अपन बोले मिल्क होगा। मिल्क अगर लिया है तो इसके अंदर क्या होगा, आप देखिएगा, अब सलाइवेशन प्रमोट होगा। सलाइवेशन प्रमोट क्यों होगा, वो होगा सकिंग से। काफ जब भी मदर का मिल्क सक करेगा तो वो प्रोसेस काफ के अंदर सलाइवेशन को प्रमोट करती है, तो ये प्रमोट होगा सकिंग के थ्रू। अब अगर ऐसा होता है तो मिल्क आएगा ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में यहां पर देखने को मिलेगा आपको प्रीगैस्ट्रिक एस्टेज। जो प्रीगैस्ट्रिक एस्टेज होता है वो कर देगा मिल्क को हाइड्रोलाइज। मिल्क हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यहां मिल्क हाइड्रोलाइज हुआ। देन ये मिल्क जाएगा आगे स्टोमक के अंदर। अब बात वही है, यहाँ अपन ने कोई भी फीड नहीं दिया, यानी कि कोई भी अपन ने रफेज कंसंट्रेट वगैरह नहीं दिए हैं। तो जो मिल्क है, इसमें एक पॉइंट और है वो आप याद में रखें, इस ग्रू की बात अपन बाद में करेंगे। जो रेटिकुलर ग्रू है, यहां इसका काम होगा, ये ग्रू क्लोज होगी। ये ग्रू अगर क्लोज होती है, जो मिल्क है आया हुआ वो ना ही रूमेन में जाएगा ना ही रेटिकुलम में जाएगा, उसको सीधा बाईपास कर दिया जाएगा एबोमेजम के अंदर। यानी कि रेटिकुलर ग्रू जो होती है, अब इस मिल्क को कर देगी बाईपास। कहां पर, एबोमेजम में। देन फर्दर ये आगे पास हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आगे उसका डाइजेशन होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसमें याद रखने के। द प्री रूमिएंट फेज के अंदर 1 से लेकर 3 वीक तक की ये स्टेज होती है। इस स्टेज के अंदर प्रिंसिपल फीड होता है, वो होता है मिल्क होता है। अब अगर काफ मदर को शक कर रहा है तो उसके अंदर सैलिवेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। उसी सलाइवा के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर मिल्क का पार्शियल डाइजेशन कर दिया जाएगा। पार्शियल डाइजेशन करने के बाद, एक मिनट, हाँ जी, पार्शियल डाइजेशन करने के बाद, पार्शियल डाइजेशन जो होगा वो होगा प्रीगैस्ट्रिक एस्टेज की हेल्प से, जो कि इस सलाइवा के अंदर मिलेगा अपने को। ये मिल्क को हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज हुआ मिल्क बाईपास कर दिया जाएगा। इसको ना रूमेन में भेजा जाएगा ना रेटिकुलम में भेजा जाएगा, इसको सीधा जो रेटिकुलर ग्रू है वो क्लोज हो जाएगी। इसके क्लोज होने के बाद में मिल्क सीधा चला जाएगा एबोमेजम के अंदर, क्योंकि मिल्क का कोई काम ही नहीं है रूमेन और रेटिकुलम के अंदर जाने का। देन इसका आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसको पास कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट्स थे, आप इसमें याद में रखें। रेटिकुलर ग्रू वाला पॉइंट इसमें याद रखने लायक है। ये क्लोज होती है, देन मिल्क होता है बाईपास, यानी कि मिल्क के बाईपास करने के अंदर जो ग्रू काम आती है वो होती है रेटिकुलर ग्रू। तो ये थी द प्री रूमिएंट फेज, 1 to 3 वीक्स तक एक्टिव रहती है। अब आती है द ट्रांजिशनल फेज। इसको देखिएगा, ट्रांजिशनल फेज। नंबर 3, द ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज जो होती है वो, जैसा आप जानते हैं, 3 to 8 वीक तक रहेगी। अब जो काफ है वो थोड़ा और बड़ा हो गया है, उसके अंदर अब अपन देंगे प्रिंसिपल फीड के फॉर्म में, या प्रिंसिपल ना भी बोले, अब तो जनरल फीड भी बोल सकते हैं हम इसको। मिल्क तो देंगे ही देंगे, प्लस रफेजेस भी देंगे। अब अगर रफेजेस आ गए हैं तो बात अब आएगी रूमेन और रेटिकुलम के अंदर, क्योंकि अब होगा इनका फर्मेंटेशन आएगा, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की अब अपने को जरूरत पड़ेगी। तो अब एक तो होगा
सलाइवरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट पूरी तरह, सलाइवरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट, सलाइवरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। उसके बाद डेवलपमेंट होगा रूमेन का प्लस रेटिकुलम का भी, रेटिकुलम का डेवलपमेंट भी होगा साथ साथ। अब जो फीड है उसमें रफेजेस हैं, तो रफेजेस जाएंगे अब रूमेन के अंदर। रूमेन के अंदर स्टार्ट होगा माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन साथ ही में बनेंगे यहीं पर VFAs जो कि होते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड्स। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होगा और फॉर्मेशन होगा VFAs का। इनके होने के साथ साथ ही ये दोनों प्रमोट करते हैं पेपिला को। जो पेपिला है जो रूमेन की वॉल होती है उसके अंदर आप जानते हैं पेपिला देखने को मिलते हैं। तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का होना साथ ही में वोलेटाइल फैटी एसिड्स का बनना जो इनिशियल फॉर्म होती है काफ की उसके अंदर प्रमोट करते हैं पेपिला फॉर्मेशन को। तो ये सब स्टेप होंगी वो होंगी द ट्रांजिशनल फेज के अंदर। तो इसमें क्या क्या हुआ आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल फीड होता है इसके अंदर मिल्क प्लस रफेजेस, तो मिल्क तो होगा ही होगा, तो इसमें मेन जो नई चीज़ जुड़ के आई है वो आई है रफेजेस। अब अगर रफेजेस की बात आई है तो बात आती है फिर माइक्रोब्स के ऊपर। अगर माइक्रोब्स के ऊपर बात आती है तो वो आएगी फिर फर्मेंटेशन पर। फर्मेंटेशन हुआ तो इसके अंदर बनेंगे, मतलब हेल्प से होगा ये बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, ये सब इनकी हेल्प से हुआ। इनकी हेल्प से अगर फर्मेंटेशन होता है, फॉर्मेशन होता है VFAs का, अमोनिया, ये सब अपन देख भी चुके हैं पिछले लेक्चर में, प्लस एमिनो एसिड वगैरह का। तो ये सब चेंज जो मेजर चेंज आता है रूमेन और रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के अंदर वो आता है ट्रांजिशनल फेज के अंदर। ट्रांजिशन जैसे नाम से ही पता है आपको, तो एक बार फिर से देखते हैं अपन इसमें क्या क्या हुआ। प्रिंसिपल फीड था इसमें मिल्क प्लस रफेजेस, इसी ने प्रमोट किया सलाइवरी ग्लैंड के पूरी तरह डेवलपमेंट को। उसके बाद रूमेन रेटिकुलम डेवलप हुए पूरी तरह। जो रूमेन होता है उसके अंदर स्टार्ट हुआ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, क्योंकि अब रफेजेस आ गए हैं, इनका डाइजेशन करना जरूरी है। साथ ही में फॉर्मेशन हुआ वोलेटाइल फैटी एसिड्स का, इन्हीं ने डेवलप किया जो पेपिला होते हैं, स्टमक की जो वॉल होते हैं उसके पेपिला जो होते हैं उनको प्रमोट किया इन्होंने। तो ये कुछ स्टेप थी ट्रांजिशनल फेज के अंदर। आगे बढ़ते हैं और लास्ट देखते हैं इसी में छोटा सा पॉइंट। इसको देखिएगा प्री विनिंग एंड पोस्ट विनिंग फेज। फोर्थ जो आती है इसमें वो आती है प्री विनिंग एंड पोस्ट विनिंग फेज। इस फेज के अंदर आप जानते हैं इससे पहले वाली जो फेज थी उसके अंदर ही कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका था स्टमक का, तो इसके अंदर अब हो जाएगा फुल्ली डेवलप्ड GIT। देन जो लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसमें जो रेटिकुलर ग्रूव है, रेटिकुलर ग्रूव, इसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी उसको बहुत कम कर दिया जाएगा। और अब इसकी नीड भी है। इसकी नीड क्यों है? अब एक तो उसने मिल्क की फीडिंग बहुत कम कर दी है, अपन कहीं ना के बराबर कर दी है, और अब जो है अपने को किसी चीज को बाईपास नहीं करना, बाईपासिंग यहाँ पर रोकनी है हर चीज की। तो किसी चीज को बाईपास करने से रोकना है स्टमक के केस में, तो वहाँ पर रेटिकुलर ग्रो की एक्टिविटी को हमें कम करना जरूरी है। इसीलिए जो रेटिकुलर ग्रूव है उसकी एक्टिविटी को कम कर दिया जाता है ताकि जो
फूड है, जो इंजेस्टा है, वो बाईपास ना हो, वो रूमेन में उसका ऊपर फर्मेंटेटिव डाइजेशन वर्क करे, उसका फर्मेंटेशन हो, देन वो आगे जो भी फर्दर मूव करे एबोमेजम में, देन एबोमेजम में उसके ऊपर एंजाइम्स वर्क करें, देन उसको पास कर दिया जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये फेज थी, 4 इंपॉर्टेंट फेज थी, ये आप याद में रखें। अब इसमें आगे चलते हैं और आज का जो लास्ट पॉइंट है उसको देखते हैं, जो कि है मोटिलिटी ऑफ रूमेन एंड रेटिकुलम। इसको ब्रीफ में देखते हैं एक बार, मोटिलिटी के अंदर क्या क्या है। देखिएगा आप इसको, मोटिलिटी ऑफ रूमेन एंड रेटिकुलम। मोटिलिटी की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, एक तो प्राइमरी, देन आती है सेकेंडरी, इसको इरेक्टेशन भी बोलते हैं, ये नाम आप याद में रखें, इरेक्टेशन। इरेक्टेशन हुआ, अब इसको समझते हैं थोड़ी देर बाद में। तो जो प्राइमरी है, प्राइमरी मोटिलिटी है, इसके नाम देखिएगा, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ए सीक्वेंस मिक्सिंग, मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन से बोल देते हैं। वहीं आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको इरेक्टेशन बोलते हैं, यहाँ जैसे अपन ने मिक्सिंग नाम दिया, यहाँ पे इसको इरेक्टेशन बोलते हैं। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन बी सीक्वेंस इरेक्टेशन। अब इनको देखते हैं अपन, ये होते क्या क्या हैं और इनका एम क्या होता है। जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये अगेन 3 पार्ट में होंगे, बाइफेजिक कॉन्ट्रैक्शन, बाइफेजिक कॉन्ट्रैक्शन इन रेटिकुलम, देन डोर्सल कॉन्ट्रैक्शन, डोर्सल सैक कॉन्ट्रैक्शन, देन होंगे वेंट्रल सैक कॉन्ट्रैक्शन। अब समझिएगा आप इसको, जो बाइफेजिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये होंगे रेटिकुलम के अंदर, यानी कि इसोफेगस खुलेगी रेटिकुलम साइड में। सो जैसे ही फूड आया इसोफेगस से, इसोफेगस के थ्रू आया रेटिकुलम के अंदर, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होंगे रेटिकुलम के अंदर, रेटिकुलम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुए और फूड को पास कर दिया जाता है रूमेन के अंदर। इस कॉन्ट्रैक्शन से फूड को पास कर दिया जाएगा रूमेन के अंदर। उसके बाद जो रूमेन होता है उसका जो डोर्सल सैक होता है उसमें कोडली कॉन्ट्रैक्शन होंगे। इसको आप ऐसे समझिए एक बार इस डायग्राम से, जैसे कि ये रूमेन है, आप मान लीजिए इधर से कोई इसोफेगस आई तो ये वाला पार्ट एबोमेजम हुआ, सॉरी रेटिकुलम हुआ, ये रेटिकुलम हुआ, बचा हुआ पार्ट अपन ने मान लिया ये रूमेन है। तो ये इसका कोडल पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट क्रेनियल हुआ। अब फूड आया रेटिकुलम में, रेटिकुलम में कॉन्ट्रैक्शन हुए, इसने फूड को रूमेन साइड एक्सपेल कर दिया, एक्सेल कर दिया। देन कॉन्ट्रैक्शन हुए कोडली, सबसे पहले डोर्सल पार्ट जो है रूमेन का उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुए कोडली, यानी कोडली का मतलब है फूड जो अब जाएगा क्रेनियल से कोडल पार्ट की तरफ, आगे से पीछे की तरफ जाएगा, तो यहाँ से फूड चला गया पीछे की साइड यानी कोडली। देन वेंट्रल से कॉन्ट्रैक्शन, तो ये वेंट्रल पार्ट है, इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होंगे कोडली, तो इधर से फूड इस साइड चला जाएगा। देन
यही सेम कॉन्ट्रैक्शन होंगे क्रेनियली। अब जो फूड इधर गया था वो इधर आएगा, जो इधर गया था वो वापस क्रेनियली आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है आप देख भी पा रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इस बॉक्स के अंदर एम लिखूं तो एक तो हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ इंजेस्टा, मिक्सिंग ऑफ इंजेस्टा, यानी कि जो भी खाया है उसका मिक्सिंग हो जाए। मिक्सिंग किसके साथ हो जाए? जो रूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा है, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं, यीस्ट हैं, प्रोटोजोवा है, उनके साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इंजेस्टा मिक्स हो जाए एकदम से। साथ ही में उसका जो फर्मेंटेशन है वो अच्छी तरह से हो जाए। अगर वो बैक्टीरिया के साथ मिक्स हो जाएगा तो उसका फर्मेंटेशन अच्छी तरह से होने लगेगा, ये हो जाएगा। साथ ही में इसका एक एम होता है सेपरेशन। सेपरेशन किस किस के बीच में? स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स के बीच में। इससे जो लास्ट वाला लेक्चर था उसके अंदर अपन ने बात करी थी, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो ओमेजम के अंदर नहीं जाएंगे, उसको रिगर्जिटेट कर दिया जाता है वापस माउथ के अंदर। तो ये दो एम होते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शंस के, एक तो मिक्सिंग ऑफ इंजेस्टा, देन सेपरेशन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड। तो इसको एक बार वापस समझिएगा। जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो तीन स्टेजेस में होते हैं, यानी कि एक तो बाइफेजिक कॉन्ट्रैक्शन इन रेटिकुलम, देन डोर्सल सैक कॉन्ट्रैक्शन, देन वेंट्रल सैक कॉन्ट्रैक्शन। तो जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है ये इसोफेगस है, यहाँ से फूड आया और सबसे पहले ये रेटिकुलम है, यहाँ आया, आते ही रेटिकुलम कॉन्ट्रैक्ट होगा और फूड को भेज दिया जाएगा रूमेन के अंदर। ये तो वो पहला पॉइंट। अब आता है डोर्सल सैक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये रूमेन है पूरा, ये वाला, तो ये उसका डोर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है नीचे वाला। अब जो डोर्सल सैक कॉन्ट्रैक्शन है उसके अंदर कोडली कॉन्ट्रैक्शन होंगे। कोडली मतलब कोई चीज जाएगी क्रेनियल से कोडल पार्ट की तरफ, तो वो जाएगी कोडल पार्ट की तरफ ऐसे ही। देन वेंट्रल सैक कॉन्ट्रैक्शन में भी सेम कोडली होंगे, तो फूड जो है वो जाएगा कोडल पार्ट की तरफ। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो उसके बिल्कुल अपोजिट होंगे, यानी कि क्रेनियल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, यानी कि कोडल पार्ट से फूड आएगा वापस क्रेनियल पार्ट में। सेम जैसे कि जो डोर्सल पार्ट है यानी कि डोर्सल सैक है उसमें हुए, सेम ऐसे ही वेंट्रल सैक के अंदर होंगे। तो ये जो फूड आगे जा रहा है, कभी क्रेनियल पार्ट में आ रहा है, कभी कोडल पार्ट में जा रहा है, इसका एम क्या है? इसका एम यही है कि एक तो इंजेस्टा की मिक्सिंग हो जाए, साथ ही में जो स्मॉल और लार्ज पार्टिकल हैं फूड के उनका सेपरेशन हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, ये बिल्कुल छोटा सा है, इसको देखिएगा आप। जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इनका एम है, एम मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम है इसका टू द एक्सपेल ऑफ गैसेस फ्रॉम रूमन, यानी कि गैसेस को रूमन से बाहर निकालने के लिए ही जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको नाम देते अपन सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस। तो इसके अंदर होता क्या है? एक तो जो डोर्सल पार्ट है, डोर्सल पार्ट या फिर डोर्सल सैक, उसके अंदर क्रेनियल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, क्रेनियली कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही में जो वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल सैक, वो होगा रिलैक्स। ये एक्टिविटी जो होती हैं दो, वो मेनली वे जो अपने को शो होती हैं वो होती हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान। सो जो ये पार्ट है, डोर्सल पार्ट है रूमेन का, इसके अंदर क्रेनियली कॉन्ट्रैक्शन होंगे, यानी कि इधर से इधर की साइड, कोडल पार्ट से क्रेनियल पार्ट की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होंगे और गैसों को एक्सपेल कर दिया जाएगा। साथ ही में जो वेंट्रल पार्ट है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में आ जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट थे मोटिलिटी के अंदर, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन इन स्टोमक। सो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ए सीक्वेंस भी बोला जाता है, मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है, मिक्सिंग हो रही है। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं बी सीक्वेंस और इरेक्टेशन। इरेक्टेशन नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है इरेक्टेशन। जो याद रखने वाले पॉइंट हैं वो यही है इनके अंदर, ये तीन। साथ ही में इनके एम याद रखने लायक है, मिक्सिंग ऑफ इंजेस्टा एंड सेपरेशन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड। और जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनका एम होता है टू द एक्सपेल ऑफ गैसेस फ्रॉम रूमन। रूमन से गैसेस को बाहर निकालना ही सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन का इंपॉर्टेंट काम होता है। प्रोसेस इसकी इस तरह से होती है, मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से देख सकते हैं आप।
क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। फूड आया सबसे पहले रूमन के इसोफेगस के थ्रू आया रेटिकुलम के अंदर, देन ये वाली स्टेप यहाँ पर अब होगी बाइफेजिक कॉन्ट्रैक्शन इन रेटिकुलम, रेटिकुलम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, फूड जाएगा, देन इसमें डोर्सल सैक जो होगा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कोडली कॉन्ट्रैक्शन होंगे, फूड जाएगा क्रेनियल पार्ट से कोडल पार्ट की तरफ, उसके बाद में वेंट्रल सैक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, सेम क्रेनियल पार्ट से कोडल पार्ट की तरफ फूड जाएगा, देन इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, कोडल से क्रेनियल में आएगा, इससे फूड की मिक्सिंग होगी। और बाकी सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, आगे की बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।